गाइस, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक आवर पेरेंट्स, आवर ब्रदर, आवर सिस्टर एंड समवेयर बिटवीन अस अ टीचर एंड स्टूडेंट। सेम गोज विद मैथ्स। मैथ्स में भी तो रिलेशंस होते हैं। मैथ्स में रिलेशंस होते हैं नंबर्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में, दो लाइन्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे दो नंबर्स ले रही हूँ, m एंड n। m इज लेस देन इक्वल टू n, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या है? ये इनका रिलेशन है। ठीक है, लाइन्स ले रही हूँ मैं, दिस लाइन इज l, दिस लाइन इज m, लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m। ठीक है, तो ये इन दो लाइंस के बीच का रिलेशन है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम कवर करेंगे रिलेशंस और उसके टाइप्स, और उसके बाद हम कवर करेंगे फंक्शंस एंड द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आई एम प्रिटी श्योर इट विल बी वर्थ। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो हमने 11th में भी पढ़े हैं, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छे से आते हैं इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आते तो आप इनको रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो बेस होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर से हमारा मतलब क्या होगा? देखो, पेयर का मतलब क्या होता है? टू, वन एंड वन। ठीक है, टू को हम बोलते हैं पेयर। एंड ऑर्डर्ड से हमारा मतलब होता है ऑर्डर। जब भी हम दो एलिमेंट्स को, दो नंबर्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे मैं दो सेट ले रही हूँ, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital B with the two elements of these set. Now, अगर मेरे को इनका ऑर्डर्ड पेयर डिनोट करना है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से करूँगी, जहाँ पे ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है और ये इसका सेकेंड एलिमेंट है। आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट भी बोल सकते हो, एक ही बात है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑर्डर्ड पेयर का सबसे बेस्ट ये है जब भी हम टू डायमेंशनल प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये प्लेन बनाया है, यहाँ पे ये x एक्सेस हो गई, ये y एक्सेस हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया इसका ओरिजिन, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 एंड देन 2 एंड देन 3। सपोज आई लोकेट एनी पॉइंट हियर, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को कैसे डिनोट करूंगी? ये 2 और ये 1। हम जो इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको एक्स वाई के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये एक्स क्या होता है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 एंड वाई दैट इज 2। तो इस तरीके से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, यही ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, ये तो था डिफिनेशन। अब ऑर्डर्ड पेयर में आपको कुछ बातें जो ध्यान रखने की है, उनमें से सबसे पहली बात है दैट ऑर्डर्ड पेयर इट इज़ नॉट अ सेट। ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी एक सेट ले रही हूँ, सपोज ए, उसमें मैंने एक एलिमेंट डाला हुआ है स्मॉल ए, ये एक सेट है। बट अगर बात ऑर्डर्ड पेयर की है तो हम उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर और सेट एक ही चीज़ नहीं होती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सबसे पहली बात। उसके बाद दूसरी बात, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है यहाँ पे ए बी। ठीक है, ए बी, और यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है हमने बी ए। ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता अनटिल अनलेस ए और बी जो है वो इक्वल ना हो जाए। ठीक है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। आप ए बी को बी ए नहीं लिख सकते जब तक आपकी ए और बी की वैल्यू सेम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है 1 एंड 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 और 1, तो ये सेम नहीं है। आप इनको इंटरचेंज ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट एलिमेंट को आपने सेकंड एलिमेंट लिख दिया, सेकंड को आपने फर्स्ट लिख दिया, ऐसे नहीं होता। ए बी एंड बी ए इज नॉट इक्वल। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? अगर मैंने यहाँ पे ए बी और सी डी दो ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। इसका फर्स्ट एलिमेंट है ए और इसका फर्स्ट एलिमेंट है सी, तो ये तभी इक्वल होंगे जब इनका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल, दैट इज बी इज इक्वल टू डी। तो ये तो था हमारा सारा ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो स्टार्ट करते हैं
कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम यहाँ पे कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बिलोंग करता है, ये खाली नहीं है ये सेट, ठीक है। सो लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी दैट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इन दो सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बन सकते हैं, उन पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मीन्स इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहाँ पे इन दो सेट में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ए बी, सच दैट A that belongs to capital A and small b that belongs to capital B। तो ये एक सेट बन गया, इसी को बोलेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना कैसे है। तो जो भी सेट होते हैं A और B है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे A क्रॉस B। इसको हम क्रॉस बोलते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, तो इसको उसमें कंफ्यूज नहीं करना। A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उन सब के सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब डिस्कस करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 5 देन a क्रॉस b विल आल्सो इक्वल टू 5। अगर 5 नल सेट है, b भी एक नल सेट है, तो a क्रॉस b भी नल सेट होएगा। Second property is if a is not equal to 5 and b is not equal to 5 then a cross b will also be not equal to 5। अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी नॉन एम्प्टी आएगा, वो नल सेट नहीं आएगा। थर्ड इज इफ एनी वन ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट देन a क्रॉस b इज ऑल्सो इनफाइनाइट। अगर दो सेट में से कोई भी एक सेट एक इनफाइनाइट सेट है तो जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट आएगा। Fourth is a cross b is not equal to b cross a। It is not commutative, a cross b और b cross a equal नहीं होता। Fifth point that is the number of elements। अगर हमारे पास a सेट में m number of elements है और b सेट में अगर हमारे पास n number of elements है, ठीक है, तो अगर हमें ये पता लगाना है कि a क्रॉस b में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो जितने a में है और जितने b में है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। इसमें m है, इसमें n है, तो a क्रॉस b में हमारे पास mn एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अभी हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्या होता था, जिसमें हमारे पास टू एलिमेंट्स होते थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3 मीन्स नाउ वी हैव 3 सेट। सो लेट ए बी एंड सी बी द 3 सेट्स। और 3 सेट हैं तो इसमें 3 एलिमेंट्स भी होंगे, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड c बिलोंग्स टू कैपिटल C। अब हम ऑर्डर ट्रिपलेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, सेम है बिल्कुल। वहाँ पे हमने 2 सेट का लिया था, यहाँ पे हम 3 सेट का ले रहे हैं। इसको हम डिनोट करेंगे a क्रॉस b क्रॉस c से, और इसमें हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा a b c सच दैट a belongs to capital A, B belongs to capital B and C belongs to capital C। इस तरीके से हम ऑर्डर ट्रिपलेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 सेट हो या फिर 3 सेट हो, इसमें आपके पास n नंबर ऑफ सेट भी हो सकते हैं, आप उनके लिए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, हमने इसको बोला है ऑर्डर ट्रिपलेट और पहले हमने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर का एक और नाम भी है और ऑर्डर ट्रिपलेट का भी। ऑर्डर्ड पेयर को हम 2 टपल भी बोलते हैं एंड सेम विद ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट को हम 3 टपल भी बोलते हैं, तो दोनों एक ही बात है। आप इसको टपल में भी बोल सकते हो, आप इसको पेयर और ट्रिपलेट में भी बोल सकते हो। तो अब बात करते हैं रिलेशन के डेफिनेशन की कि रिलेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन क्लियर कर दूं ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेट्स, ठीक है। सेट्स में क्या होता था कि कोई भी सेट है, अगर मैं उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को निकाल के एक न्यू सेट फॉर्म कर दूं तो वो होता है सबसेट, ठीक है। एक सेट का
छोटा सा पार्ट दैट इज नोन एज सबसेट। अब बात करते हैं रिलेशन के डेफिनेशन की। अभी हमने पढ़ा लेट A and B be the two non-empty set। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट लिए हैं, इनका हमने डिफाइन करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था? इट वाज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे ही ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। अब अगर मैं इस सेट का कोई भी एक सबसेट ले लूं तो वो हमारा हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट दैट इज नोन एज रिलेशन। सो इफ R इज अ रिलेशन तो वो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसको क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। A इज अ सेट 1 2, B इज अ सेट A एंड B। इसमें ये दो एलिमेंट्स हैं और इसमें A भी एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ पेयर करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी है हमें। तो 1A 1B 2A एंड 2B, ये हमने ले लिया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी एक न्यू सेट फॉर्म कर रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, इसको मैंने स्किप कर दिया, ये बन गया 1A, ये हो गया 2A एंड देन 2B। ठीक है, ये एक न्यू सेट फॉर्म किया है, तो ये ही हमारा होगा रिलेशन फ्रॉम A टू B। एंड रिलेशन इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यही हमारे रिलेशन की डेफिनेशन है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने इसमें लिखे हैं ये रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो मुझे इसको लिखना कैसे है मैथमेटिकली? ठीक है, तो यहाँ पे मैं जर्नल ले रही हूँ। इफ़ AB बिलोंग्स टू R, अगर A B कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसको हम लिखेंगे A कैपिटल R एंड देन B। इसका मतलब हुआ दैट A इज रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट A इज रिलेटेड टू B बाय द रिलेशन R। रिलेशन में हम इस तरीके से लिखते हैं। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, जैसे यहाँ पे 1B था, अब 1B जो है वो रिलेशन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, जर्नल ले लेते हैं। इफ AB डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? दैट A नॉट R B मीन्स A is not related to B by the relation R। ये है अगर एलिमेंट बिलोंग करता है, और ये अगर एलिमेंट नहीं बिलोंग करता है तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये था हमारा रिलेशन की डेफिनेशन। अब इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे हम एक एग्जाम्पल से। अब एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ क्लियर कर दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया था। ठीक है, सेम यहाँ पे है। अगर A एक सेट है जिसमें हमारे पास m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और B एक सेट है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होते थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो हम क्या करते थे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। mn एलिमेंट्स आते थे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में इन A क्रॉस B में। अब सिमिलरली अगर हमें रिलेशन निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ये जो सबसेट्स बनते हैं ये कितने होंगे, तो हमें इसी को 2 की पावर में लिखना है। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इट विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर mn। यहाँ पे m है पहले सेट के एलिमेंट्स और n है जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, A इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड 7। B इज अ सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 5। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। अभी हमने नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा? 2 रेज टू द पावर mn। अब सबसे पहले mn को डिफाइन कर लेते हैं। m क्या था? जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में थे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A दैट इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, या फिर आप इसको n भी लिख सकते हो, दैट इज 2।
ठीक है, तो mn का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब निकालते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, या फिर आप इसको नंबर ऑफ सबसेट्स भी बोल सकते हो। ये निकालने हैं, इनका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर m n, ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर m n का प्रोडक्ट क्या है 8, सो 2 रेज़ टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू 256, देयरफॉर देयर विल बी 256 रिलेशंस इन a एंड b। तो अब करते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। इफ A इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स है A B C D, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है P Q R and S, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेशंस। ये आपको नीचे 4 रिलेशन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इस सेट में जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो इनमें से कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना। यहाँ पे हम बना लेते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A with P, A with Q, A with R and A with S, and similarly for B, C and D। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे AP, AQ, AR and AS। Similarly for B, BQ, BP, BQ, BR and BS। Then C, CP, CQ, CS and CR, then DP, DQ, DR and then DS। ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन। अब चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट रिलेशन है। इसमें ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं क्या ये सारे इसमें बिलोंग करते हैं। अगर ये पूरे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हैं इट मीन्स दिस इज अ रिलेशन, अगर ये बिलोंग नहीं करेंगे तो ये रिलेशन नहीं होंगे। तो फर्स्ट का चेक करते हैं, AP इसमें बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज BR इज ऑल्सो, CS भी बिलोंग करता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में है एंड देयरफॉर 1 इज अ रिलेशन। अब आते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड इज QB इसमें देखो, इसमें BQ बिलोंग करता है। BQ बिलोंग्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट बट QB जो है वो बिलोंग नहीं करता कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इसमें अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग नहीं करता तो ये रिलेशन नहीं होगा। CS बिलोंग करता है, DR बिलोंग करता है बट ये बिलोंग नहीं करता तो ये रिलेशन नहीं होगा। देयरफॉर R2 इज नॉट अ रिलेशन। सारे एलिमेंट्स का बिलोंग करना ज़रूरी है। आते हैं थर्ड पे, AP बिलोंग करता है, AQ इट ऑल्सो बिलोंग, DP भी बिलोंग करता है, CR भी बिलोंग करता है और BR भी बिलोंग करता है। देयरफॉर R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। नेक्स्ट इज फोर्थ, AP बिलोंग्स QA। देखो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है AQ बिलोंग्स टू A क्रॉस B बट QA जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। उसके बाद आते हैं BS पे, BS बिलोंग करता है और SB बिलोंग नहीं करता। तो इसमें 2 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं बट बाकी 2 एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग नहीं करते। देयरफॉर R4 विल नॉट बी अ रिलेशन। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि वो रिलेशन है या फिर नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करते हैं तो वो रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो अब डिस्कस करते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको डोमेन और कोडोमेन रेंज का थोड़ा सा बेसिक बता दूं। अगर हमारे पास y इक्वल टू fx कोई भी एक फंक्शन है, यहाँ पे हम x की जो भी वैल्यूज डालते हैं, ठीक है, ऑल द इनपुट वैल्यूज ऑफ x, उनको हम बोलते हैं इस फंक्शन की डोमेन। द इनपुट वैल्यूज ऑफ x दैट इज नोन एज डोमेन। और जितने भी है, अब अगर हम इसमें x की वैल्यू को डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। और इनकी y की जो आउटपुट वैल्यूज आती हैं, द आउटपुट वैल्यूज ऑफ y दैट आर द
रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये होता है डोमेन और रेंज। डोमेन होता है जितने भी इनपुट वैल्यूज़ जो हम डालते हैं, और रेंज होता है जो वैल्यूज़ हमारे डालने के बाद उस फंक्शन की आती है, उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन में कैसे डिफाइन करते हैं? सो इफ R is a relation from A to B, A to B अगर हमने कोई भी एक R रिलेशन को डिफाइन किया है, तो जब भी हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते थे? जिसमें एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट हम ब्रैकेट्स में लिखते थे। ठीक है, अब इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स का अगर हम एक सेट बना दें, the set of first elements in a relation, that is known as the domain of that relation, and similarly the set of second elements जो भी होगा उनको हम बोलेंगे उस relation की range। और बच गया हमारे पास कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? ये जो हम बी सेट होता है, ये पूरा पूरा सेट ही कोडोमेन होता है। ठीक है, दिस होल सेट बी, दैट इज द कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो ये तो पढ़ी हमने अभी सिर्फ इनकी डेफिनेशन। अब मुझे अच्छे से पता है आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है और एक बारी में बच्चे को समझ नहीं आता। जब मैं पढ़ती थी मुझे भी नहीं आता था। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि रिलेशन देखा, उसमें से जो मन में आया उठा के डोमेन में लिख दिया, जो मन में आया उठा के रेंज में लिख दिया, लो जी हो गया क्वेश्चन। बट ऐसे आपको नहीं करना है, आपको इसको ध्यान से समझना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ध्यान से समझो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल, हम इसको क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से। ये एक रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन ये है, नीचे ये दिया हुआ है ए सेट और ये दिया हुआ है सेट बी। हमें इस रिलेशन की डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले बात करते हैं इसके डोमेन की। अभी हमने डोमेन में क्या पढ़ा? क्या होता है डोमेन? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। इस रिलेशन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट अगर मैं बना दूं, वो होता है इसका डोमेन। ये रिलेशन है, रिलेशन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ। 4, 7, 5 and 8, 6 and 10। इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है 4, 7, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 5, 8, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 6 और 10। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स में द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स दैट इज डोमेन। पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स है। अगर इन तीनों एलिमेंट्स का मैं सेट बना दूँ तो वो आ जाएगा इसकी डोमेन। सिंपल। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? 4, 5 एंड 6, ये आ गया इसके डोमेन। उसके बाद बात करते हैं इसकी कोडोमेन की। कोडोमेन अभी हमने क्या पढ़ा? क्या होता है कोडोमेन? द सेट बी। ये पूरा का पूरा सेट बी को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, वो इसकी आ जाएगी कोडोमेन। 6, 7, 9 एंड 10, ये बन गई इसकी कोडोमेन। उसके बाद आते हैं इसकी रेंज पे। रेंज में हमने क्या पढ़ा था अभी? रिलेशन के सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स दैट इज नोन एज रेंज। ये रिलेशन था, इसमें सेकेंड एलिमेंट कौन से थे? 7 था, 8 था और 10 था। इन सब का एक सेट बना दो। 7 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। ये आ गई इस रिलेशन की रेंज। अब करते हैं डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन को आप डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने 2 सेट लिए हैं, ए एंड बी। ए इज अ सेट 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स है उसमें। बी एक सेट है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 5, 4। इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 2 सेट को। ये मैंने बना लिया फर्स्ट सेट and this is our second set. This is set A and this is set B. A set पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे लिख लो 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया, ये हो गया 5। ये हो गया A सेट रिप्रेजेंट। उसके बाद आते हैं B पे। B में है 2, 4, 6 and 8। उनको यहाँ पे लिख लो 2, 4, 6 and 8। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स यहाँ हो उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद ये जो आर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, अब इसको कैसे शो करना है? आपको मेन इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 1, 2 पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2 मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 2। ठीक है, 1 इज रिलेटेड टू 2 का मतलब क्या है कि ये जो 1 है ये 2 से रिलेटेड है, तो मैं इसको एक एरो से शो करूँगी।
ठीक है। एरो शो करता है रिलेशन फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर। यहाँ पे 1 और 2 था, तो 1 से मैंने एरो बनाना स्टार्ट किया यहाँ तक 2 तक, ये रिप्रेजेंट हो गया फर्स्ट। अब आते हैं 2 4 पे। 2 इज रिलेटेड टू 4, सिमिलर हियर। नेक्स्ट इज 3 and 6. 3 is related to 6. This is the next arrow. 5 and 4. 5 related है 4 से, ठीक है, तो आप एरो को यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे like this. ये हो गया रिलेशन रिप्रेजेंट। अब ये तो हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मुझे इस डायग्राम से डोमेन, कोडोमेन और रेंज का पता लगाना है, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन क्या होती थी, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स का मतलब है जो एलिमेंट्स यहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं और 5 कर रहे हैं। 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 5 इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। उसके बाद आते हैं रेंज पे। रेंज क्या था, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स लाइक 2 4 एंड 6। यहाँ पे 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो आप इसको एक ही बार लिखोगे, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। रेंज में आ जाएंगे 2 4 एंड 6 जो इनकी इमेज है, ठीक है। उसके बाद बच गया हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, हमारे पास सेट जो बी होता था वही, तो सेट बी आप यहाँ से भी देख सकते हो, 2 4 6 एंड 8। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, ये हो गया इसका कोडोमेन। तो इस तरीके से आप डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप उससे भी डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकाल सकते हो। अब उसके बाद एक और एग्जांपल लिया है। अब इसमें हमें रिलेशन भी खुद से डिफाइन करना है, तो ये आपको और अच्छे से क्लियर कर देगा इस कॉन्सेप्ट को। तो स्टार्टिंग में एक सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6, लेट आर बी अ रिलेशन इन ए। अब इसमें एक ही सेट है, ठीक है, तो रिलेशन को हम ए टू ए ही डिफाइन करेंगे, कोई और सेट का कोई रोल नहीं है। रिलेशन विल बी डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए टू ए ही है रिलेशन, सच दैट ए डिवाइड्स बी। ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। हमें इसका कहने का मतलब है कि इस सेट में से हमें वो एलिमेंट्स को चूज करना है जो एक दूसरे को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो रिलेशन को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे आर। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A डिवाइड्स B। 2 किस किस को डिवाइड करता है, 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 2। 2 3 को डिवाइड नहीं करता तो इसको नहीं लिखेंगे। 2 डिवाइड्स 4, ये भी आएगा। 2 डज नॉट डिवाइड 5, ये नहीं आएगा। 2 डिवाइड 6, ये तो हो गई सारे 2 के साथ। अब आते हैं 3। 3 विल नॉट डिवाइड 2 बट 3 विल डिवाइड 3। 3 will not divide 4 and 3 will not divide 5 but 3 will divide 6, तो 3 6 का भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं 4 पे। 4 will divide 4, ना 4 5 को डिवाइड करेगा, ना 4 6 को डिवाइड करेगा। उसके बाद आते हैं 5 पे। 5 will divide 5 और किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट 6, 6 will divide only 6 और किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा। मतलब कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो हमारे कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 2, इसका मतलब क्या है, दैट 2 इज रिलेटेड टू 2। ये ऐसे लिखते हैं ना हम रिलेशन को, 2 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। तो और इसी तरह ये बाकी सारे, तो रिलेशन कैसे डिफाइन होएगा, 2 2। नेक्स्ट इज 2 4, नेक्स्ट इज 2 6, नेक्स्ट इज 3 3, 3 6, 4 4, 5 5 एंड 6 एंड 6, ये डिफाइन कर दिया हमने इसका रिलेशन, ठीक है। अब हमें रिलेशन हो गया। अब आते हैं इसकी डोमेन पे। ये था फर्स्ट, सेकंड। डोमेन क्या हो जाएगी, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को, मीन्स 2 2 2 3 3 4 5 एंड 6। इसमें जो सेम है उनको रिपीट नहीं करते हैं हम, 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गई इसकी डोमेन। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स 2 4 6 3 और 5। 2 4 6 3 एंड 5, ये हो गई हमारे पास इसकी रेंज। अब अगर मुझे इसी रिलेशन को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मैं 2 डायग्राम बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेट ले लिया फर्स्ट, यहाँ पे मैंने सेट ले लिया सेकंड, ठीक है। दिस इज सेट ए और ये भी ए ही रहेगा। इसमें एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 2 3
4 5 एंड 6। सेम विद दिस 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं। 2 इज रिलेटेड टू 2 मीन्स 2 से एरो 2 तक। 2 इज रिलेटेड टू 4। अब ये जो 2 है ये 4 से भी रिलेटेड है, तो यहाँ से एक एरो 4 की तरफ भी जाएगा। नेक्स्ट इज 2 6। नाउ 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6, तो 2 से 6 की तरफ भी एक एरो। ये ऐसा हो सकता है कि एक की ही मल्टीपल इमेजेस हो। उसके बाद आता है 3 और 3। 3 इज रिलेटेड टू 3, 3 से 3 पे एरो। 3 6, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 6, तो यहाँ पे 6 की तरफ एक और एरो। 4 एंड 4, 4 to 4, 5 5 एंड 6 एंड 6। जब भी आप एरो लगाते हो तो आप उस एरो के ऊपर एक छोटा सा आर लिख देते हो, जिससे ये पता चल जाता है कि उस एलिमेंट से उस एलिमेंट तक एक रिलेशन है। तो ये थी इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज और इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। अभी तो हमने किया रिलेशन, अब करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अगर किसी भी रिलेशन का इनवर्स आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, इनवर्स अगर R एक रिलेशन है फ्रॉम A सेट टू B सेट, ठीक है, अगर मुझे इसी रिलेशन का इन्वर्स निकालना है तो उसको सबसे पहले तो हम डिनोट करेंगे R इन्वर्स से, और वो रिलेशन होगा फ्रॉम B टू A। अगर R A टू B है तो R इन्वर्स B टू A हो जाएगा। और R इन्वर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर AB, ठीक है, तो इसमें क्या बिलोंग करेगा? उसका उल्टा। इट मीन्स BA बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो इसको डिफाइन करेंगे BA से सच दैट कि AB जो है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल A एक सेट हम ले रहे हैं यहाँ पे 1 2, और B एक सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं AB। सबसे पहले तो इसका रिलेशन मैं बना लेती हूँ यहाँ पे 1A 1B 2A एंड 2B। ये हो गया इसका रिलेशन R। मुझे इसका निकालना है अगर इन्वर्स, तो उसको हम डिनोट करेंगे R इन्वर्स से। और जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर AB है तो वो B हो जाएगा, मतलब अगर 1A है तो वो A1 हो जाएगा। ये यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इन्वर्स। और इन्वर्स पे एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जो इस फंक्शन की डोमेन होगी, डोमेन ऑफ R जो होगी वो इन्वर्स की रेंज होगी, रेंज ऑफ R इन्वर्स, एंड द रेंज ऑफ R विल बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ R इन्वर्स। ठीक है, अब जैसे ये देखो इस फंक्शन की ये थी इसकी डोमेन और ये थी इसकी रेंज। ठीक है, बट जब हमने इसका इन्वर्स निकाला तो ए बी क्या बन गई इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती थी? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट्स इसके हैं ए बी। ठीक है, तो ये बन गया इसका डोमेन और ये बन गया इसका रेंज। तो इसका आपको ध्यान रखना है इन्वर्स फंक्शन में। तो अब हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सब कुछ पढ़ लिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप्स पे, जिसमें से सबसे पहली टाइप हम लेंगे यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि वो रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एम्प्टी मीन्स खाली। सो इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट तक, एंड इफ आर इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब क्या होता है? खाली, नल। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बिलोंग करता तो उस रिलेशन को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, ए यहाँ पे एक सेट ले रही हूँ 3 and 5, बी यहाँ पे एक सेट ले रहे हैं हम 7 and 11। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रिलेशन को डिफाइन करती हूँ, ए बी सच दैट कि ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, बी बिलोंग करता है कैपिटल बी में, एंड सच दैट कि इसमें वही एलिमेंट्स आने चाहिए कि जब मैं दो एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करूं तो वो ऑड आए। ठीक है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए माइनस बी इज ऑड। मतलब इन दोनों सेट में से मुझे वो एलिमेंट्स चूज करने हैं कि जब मैं उनकी सब्ट्रैक्शन करूं तो वो एक ऑड नंबर आए। ठीक है, तो रिलेशन को फॉर्म करना है हमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 3 में से मैं ये माइनस करूंगी, 3 माइनस ऑफ 7, इसको हटा देते हैं। 3 माइनस ऑफ 7
दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4. 3 माइनस ऑफ 11 that will equal to minus of 8. Next is 5 minus of 7 that will be equal to minus 2. 5 minus of 11 that will be equal to minus of 6. लेकिन जब भी मैं इनकी सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ मेरे पास ऑड नंबर ना आके वो हमेशा इवन नंबर आ रहा है. 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है. ठीक है, मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिनकी मैं सब्ट्रैक्शन करने पे वो नंबर ऑड नंबर आए. ठीक है, मतलब इस रिलेशन में मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो मैं डाल सकूँ कि कोई ऑड नंबर हो. सारे ही नंबर्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं. एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर ये एक एम्प्टी रिलेशन है. ठीक है, तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना आ सकता हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी रिलेशन. और आप इसको एम्प्टी रिलेशन ना बोल के आप इसको वॉइड रिलेशन भी बोल सकते हो. एक ही बात है, दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है. एम्प्टी रिलेशन बोलो या फिर वॉइड रिलेशन बोलो, बोथ आर सेम. उसके बाद आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन पे. दैट इज द सेकेंड टाइप. यूनिवर्स से हमारा मतलब क्या होता है? होल. मीन्स किसी को भी स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट उसका नहीं छोड़ना हमें. ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? वो है ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो. ठीक है, सो यूनिवर्सल रिलेशन, इट इज अ रिलेशन in which every element of A is related to every element of A. मतलब हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. इसका एग्जाम्पल है A इज अ सेट जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं x y. अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए. मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट के बाकी सारे एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए. अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y. अब x जो है वो x से भी रिलेटेड होना चाहिए और x y से भी रिलेटेड होना चाहिए. तो ये हो गया एक्स वाई. अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, दैट इज वाई. वाई से भी रिलेटेड होना चाहिए और y जो है वो x से भी रिलेटेड होना चाहिए. मतलब कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो. तो इस तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगी? इसमें क्या क्या पेयर्स आएंगे? x विद x विद y, देन y विद y एंड y विद x. ठीक है, हर एक एलिमेंट से रिलेटेड हो गया. तो इसी तरीके के रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. अब इसमें एक और चीज़, अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस भी कर रहे हैं, हम इनके ऊपर एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं. और डेफिनेशन से आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो डेफिनेशंस को सिर्फ एक बार रीड आउट करो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करो. आपको एग्जाम्पल से ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है, तो डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स दोनों करने हैं, बट मोर फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, या फिर आप इनको सेल्फिश रिलेशंस भी बोल सकते हो. सेल्फिश कौन होते हैं? जो सिर्फ खुद से मतलब रखते, दूसरों से मतलब नहीं रखते. ठीक है, तो इन रिलेशंस में कुछ ऐसा ही है. ये वो रिलेशंस होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो खुद से ही रिलेटेड होता है. वो दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो द रिलेशन in which every element is related to itself only. ठीक है, इसको क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से ही. ए एक सेट ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो अगर मुझे अगर इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करना है तो मैं किस तरीके से करूँगी? यहाँ पे हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए. मीन्स 1 शुड बी रिलेटेड टू 1, 2 शुड बी रिलेटेड टू 2, 3 शुड बी रिलेटेड टू 3. बाकी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था. एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं. बी एक सेट ले रहे हैं XY. ठीक है, तो इसका रिलेशन
किस तरीके से बन जाएगा, x शुड बी रिलेटेड टू x एंड y शुड बी रिलेटेड टू y। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैं इसमें कोई और भी ऐड कर दूँ, सपोज मैंने x को y से भी रिलेट कर दिया, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो कंडीशन होती है वो होनी चाहिए कि ये आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तीसरे से रिलेटेड हो ना हो डजेंट मैटर। तो यही होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो इफ A belongs to R, then AA also belongs to R। अगर A बिलोंग करता है तो AA भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अब इसी से मिलता जुलता एक रिलेशन है, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे ये रिलेशन डिफाइन किया, इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड है, वो किसी और से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया जिसमें एलिमेंट्स खुद से तो रिलेटेड हैं, बट साथ में एक और पेयर है जिसमें वो एलिमेंट दूसरे से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, जिसमें वो सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो, तो ये आइडेंटिटी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। बट ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी इन विच ओनली रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। इसमें वो किसी और से भी रिलेटेड हो सकता है, बट इसमें वो सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R for all A that belongs to capital A and all B that belongs to capital B। ठीक है, अगर A भी बिलोंग करता है तो B A भी बिलोंग करना चाहिए। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका लेंगे यहाँ पे 2, 4 and 7, ठीक है, ये एक सेट है A। रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2, 4, 2, 7, 4, 2, 4, 7, 7 and 7, ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। मींस अगर 2, 4 बिलोंग कर रहा है तो 4, 2 भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली विद एवरी पेयर, अगर यहाँ पे 2, 4 है तो यहाँ पे 4, 2 है, इट मीन्स ये तो है, ठीक है। 2, 7 है बट यहाँ पे तो 7, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब कौन सा होगा, सपोज यहाँ पे एक और सेट हम ले रहे हैं 1 and 2, इस पे मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 1, 2 and 2, 1। तो क्या ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। 1 इज रिलेटेड टू 2 तो 2, 1 भी है, 2, 2 and 1, 1 तो है, ये तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन एंड दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सो द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये दो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, देन A and C should also belongs to R for all A, B and C that belongs to R। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है और B C बिलोंग कर रहा है तो A और C का पेयर भी बिलोंग करना चाहिए R में, तभी वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल लेंगे इसका भी, A is any set 2, 4 and 7। रिलेशन हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 2, 2, 2, 4, 4, 2 and 4 and 4, ठीक है। क्या ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव है, देखो इसमें हमारे पास बिलोंग कर रहा है 2, 4, उसके बाद बिलोंग कर रहा है 4, 2, तो मतलब इसमें बिलोंग करना चाहिए 2 और 2 और 4 और 4 भी, ठीक है, और वो दोनों ही हैं, देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब अगर एक रैंडम ले लो, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है और 2, 3 बिलोंग कर रहा है तो 1 और 3 भी बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन होती है एक ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है। तो ये तो था ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक और तरह के रिलेशंस होते हैं, दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, मीन्स ए बी जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है, एंड
B is also related to A, means BA also belongs to R, then this implies that A will be equal to B. और ऐसे ही रिलेशंस को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. मतलब अगर किसी रिलेशन में 1 2 बिलोंग कर रहा है और उस रिलेशन में 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन. और आइडेंटिटी रिलेशंस जो होते हैं जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड होता है, दूसरे से रिलेटेड नहीं होता, वो एंटी सिमेट्रिक होता है. ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशंस दे आर एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस. उसके बाद आता है द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिलेशंस दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो एक कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस कब बोलेंगे हम? द रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ क्या क्या कंडीशंस है. सबसे पहली कंडीशन है द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव. इसमें हम सारे ही रिलेशंस को दोबारा से रिकॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम सब कुछ कवर कर लेंगे दोबारा. द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A बिलोंग्स टू R, तो कंडीशन क्या थी रिफ्लेक्सिव की? तो A भी बिलोंग करना चाहिए R में, मीन्स द एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. ठीक है, यह है इसकी पहली कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन है द रिलेशन शुड बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था? इफ A भी बिलोंग्स टू R, देन अगर A भी बिलोंग कर रहा है R में, तो BA R में भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, इफ A भी बिलोंग्स देन BA शुड ऑल्सो बिलोंग इन R. द नेक्स्ट कंडीशन इज द रिलेशन शुड बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन अभी हमने पढ़ा. ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ A, B and C belongs to R and if A B belongs to R and BC belongs to R, then this implies that A and C should also belongs to R. ठीक है, अगर A भी बिलोंग कर रहा है और BC भी बिलोंग कर रहा है तो A और C भी बिलोंग करना चाहिए. तो ये कंडीशंस थी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन की. अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस. और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस करने को मिलेंगे आपको. उसमें सारा प्रूव करना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. अब इसमें एक और चीज़, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इन्वर्स होता है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है. ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस. अब हमने यहाँ पे लिया है एक एग्जाम्पल जो सारे ही रिलेशंस को कवर कर देगा. हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं है. तो हम यहाँ लिख लेते हैं. पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे इसको कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है. उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है. ठीक है, अगर ये तीनों ही कंडीशन से सेटिस्फाई होती है तो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? द एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ. 4 एलिमेंट्स है इसमें, 1 3 4 एंड 7. मीन्स रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 शुड बी रिलेटेड टू 1 है, 3 शुड बी रिलेटेड टू 3 मीन्स 3 एंड 3 वो भी है, 4 शुड बी रिलेटेड टू 4 4 एंड 4 ये भी है, 7 शुड बी रिलेटेड टू 7 ये भी है. इट मीन्स इसमें हमारे पास 1 1 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है और 7 7 भी है. द रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड हो गई है. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है तो BA भी बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 है, इसको तो हम क्या ही कहें, 1 3 है तो 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए. यहाँ पे ये भी है, 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी बिलोंग कर रहा है. उसके बाद 3 3 है, 4 4 7 7 4 7 बिलोंग कर रहा है तो 7 4 भी बिलोंग कर रहा है. तो ये कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई होगी है. द रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग कर रहा है तो AC भी बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, 1 1 है, 1 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 1 भी है और यहाँ पे 4 7 है, 7 4 है तो 4 4 और 7 7 भी है. इट मीन्स द रिलेशन इज ट्रांजिटिव टू एंड देयरफॉर R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक तो हमने पढ़ लिया रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस को। तो रिलेशन में हमने क्या पढ़ा कि दो एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। बट माई क्वेश्चन इज कि एलिमेंट्स रिलेटेड तो है, बट हमने ये तो जाना ही नहीं कि वो एलिमेंट्स रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। क्या हमारे पास कोई ऐसा रूल है जो उनको एसोसिएट करता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, मीन्स व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस रिलेशन। तो अब हम वही पढ़ेंगे। देन येस, वी डू हैव अ रूल, वी डू हैव अ मेथड दैट एसोसिएट्स द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, एंड दैट इज नोन एज फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है, इट इज अ रूल दैट एसोसिएट्स द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है, ठीक है। रिलेशन पे कुछ कंडीशंस लग जाती हैं। स्पेशल का मतलब क्या हुआ, कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो सेट ले रहे हैं, लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट्स लिए हैं हमने दो। अब रिलेशन हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शन की डेफिनेशन का हमें लिखना है। हमने पढ़ा कि फंक्शन जो है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। अब इस स्पेशल वर्ड का क्या रोल है, स्पेशल का मतलब क्या हुआ, स्पेशल का मतलब हुआ कंडीशंस। रिलेशन में जब हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं उसी को हम बोलते हैं फंक्शंस। अब वो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट के एलिमेंट से सारे ही एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। मींस फर्स्ट सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो। मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विथ द सेट बी, या फिर आप इसको एलिमेंट्स ऑफ सेट बी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। अब सारे ही एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए और वो यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है, दे शुड बी एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। with unique element of set B। अब ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यूनिक, यूनिक का बहुत बड़ा रोल है फंक्शन में, ठीक है। यही पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये A सेट है एंड दिस इज अ सेट B। यहाँ पे हम एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4 and here we are taking A, B, C and D, ठीक है। A से B तक एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम और हम उसको इसी तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये एसोसिएटेड होने चाहिए इनसे, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो इससे एसोसिएटेड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को कर दिया B से, 2 को कर दिया A से, 3 को कर दिया D से एंड 4 को कर दिया C से। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करती कि 3 के यहाँ पे मैं इसको एसोसिएट करती ही ना तो ये फंक्शन नहीं बनता, ठीक है। ये थी फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो एसोसिएटेड ना हो। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे, दे शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब यहाँ पे ये यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही एलिमेंट यहाँ पे दो चीज़ों से, दो एलिमेंट से एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, इट इज़ अ रूल दैट एसोसिएट द सेट ऑफ वन एलिमेंट टू द सेट ऑफ अनदर एलिमेंट। सिंपल सी बात है। अब बात आते हैं फंक्शंस को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, और अगर कोई भी मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे A से B तक है तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी, F डबल डॉट्स A to B। ये फंक्शन की नोटेशन है। नेक्स्ट इज
फंक्शंस के अब हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हैं, ठीक है। फंक्शंस के और भी नाम हैं। फंक्शंस को हम मैप भी बोल देते हैं या फिर आप इसको मैपिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। फंक्शन, मैप और मैपिंग, इट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट इज, आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका तीसरा नाम है कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है। थर्ड इज कॉरस्पॉन्डेंस, फ्रॉम ए टू बी, मैप फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू बी। तीनों एक ही बात है। अब इसको फंक्शंस बोलो, मैप बोलो, मैपिंग बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डेंस, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और इसके सिनोनिम्स। तो अब इनकी कंडीशंस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? द नो एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी फाउंड विदाउट एनी लिंक विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। पहली कंडीशन थी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो लिंक ना हो। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यहाँ पे दिस इज आवर सेट ए, दिस इज आवर सेट बी। आई टेक 1 2 3 एंड हेयर इट इज ए बी एंड सी। अगर मैं 1 को B से कर दूं और 2 को A से एसोशिएट कर दूं, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये किसी से भी एसोशिएटेड नहीं है, तो क्या ये फंक्शन होगा? नो, इट विल बी नॉट अ फंक्शन। ये थी पहली कंडीशन, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो एसोशिएटेड ना हो। उसके बाद आते हैं सेकेंड कंडीशन पे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज लिंक्ड विद द यूनिक एलिमेंट इन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सेट है A, this is our set B, 1 2 3 and 4 and A B C and D, ठीक है। 1 को मैं लिंक कर रही हूँ C से और 1 को ही मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे B, 2 is with A and 3 is with D, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन होगा? अब यहाँ पे 1 को देखो, 1 is associated with B और 1 जो है वो C से भी एसोशिएटेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एसोशिएटेड हो, सब हो और यूनिक से हो, तभी वो हमारा फंक्शन बनता है। तो अब आते हैं फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स पे, दैट इज प्री इमेज एंड इमेज। अब प्री इमेज और इमेज से हमारा मतलब क्या है, इनको समझेंगे हम। प्री इमेज एंड इमेज। सपोज आई डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, ठीक है। एक A सेट है, एक B सेट है। यहाँ पे मैंने ले लिया A और यहाँ पे मैंने ले लिया B सेट। इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और B सेट मैंने यहाँ पे डिफाइन करा A B C and D। 1 is associated with A, 2 is associated with D, 3 is with C and 4 is with B, ठीक है। ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फ्रॉम A सेट टू B सेट। कुछ इसी तरीके से डिनोट करते हैं हम फंक्शन को, ठीक है। एक एरो एंड देन उसके ऊपर स्मॉल f। अब इस फंक्शन में देखो, ये पहला सेट था A, ये दूसरा सेट था B। फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के सेट को हम बोलते हैं द सेट ऑफ प्री इमेज, ठीक है। प्री इमेज का मतलब क्या हो गया? ये 1 2 3 और 4 ये सारे क्या है? इसकी प्री इमेज, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं A B C एंड D, जिनसे एसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इमेजेस। क्लियर है? प्री इमेज एंड इमेज। पहले सेट के एलिमेंट्स प्री इमेज और दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं इमेज, ठीक है। इसको और क्लियर करते हैं। A एलिमेंट है यहाँ पे है B, A सेट B सेट एंड दिस इज अ फंक्शन f। अब यहाँ पे ये A क्या है? A को हम बोलेंगे इट इज द प्री इमेज ऑफ B, इट इज द प्री इमेज ऑफ B। ये B की प्री इमेज है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे B को डिफाइन करना होगा तो B क्या हो जाएगा? B इज द इमेज ऑफ A, B इज द इमेज ऑफ A, इट इज द प्री इमेज ऑफ B एंड B इट इज द इमेज ऑफ A। तो फंक्शंस में हम कुछ इस तरीके से उनको पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया प्री इमेज, इमेज हो गया। और उसके बाद इसमें एक और, अब इसमें प्री इमेज का एक और नाम भी है। प्री इमेज को आप इनवर्स इमेज भी बोल सकते हो, ठीक है। प्री इमेज और यू कैन से इनवर्स इमेज, दोनों एक ही बात है।
अब आते हैं फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे। रिलेशंस में पढ़ा था, अब यहाँ पे इसको फंक्शन में भी पढ़ेंगे हम कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ अ फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा था, डोमेन क्या होता था, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट्स होते थे उन सबका सेट। अब फंक्शंस में क्या है, फंक्शंस में जो डोमेन होती है दैट इज द सेट ऑफ प्री इमेजेस। अभी हमने प्री इमेजेस और इमेजेस पढ़ा था, तो अगर मैं उन सारे प्री इमेजेस का एक सेट बना दूं दैट इज नोन एज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। नेक्स्ट इज कोडोमेन, दिस इज सेम, द सेट बी, होल सेट बी, दैट इज नोन एज कोडोमेन। नेक्स्ट इज रेंज, रेंज क्या होती है, इट इज द सेट ऑफ इमेजेस। जो भी वहाँ पे इमेजेस थी उन सब का अगर मैं एक सेट बना दूं तो उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको एग्जाम्पल से। x, y, z, 1, 9 and 2. This is a set A and this is a set B, and A to B there is a function. X is associated with 9, Y is with 1 and Z is with 2. ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है हमने। मुझे निकालनी है इस फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को। ठीक है, तो निकालते हैं। अभी हम निकालते हैं इसकी सबसे पहले डोमेन। डोमेन हमने क्या पढ़ा, द सेट ऑफ प्री इमेजेस। प्री इमेजेस क्या होती है, इस वाले सेट के एलिमेंट्स जो एसोसिएट हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है एसोसिएट नहीं हो रहा तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ऑफ प्री इमेजेस दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो हो जाएगी एक्स, वाई एंड जेड। उसके बाद आते हैं कोडोमेन पे। कोडोमेन क्या हो जाएगा, जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 1 है, 9 है, 2 है। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट एसोसिएटेड ना हो। ठीक है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो कोडोमेन होगी उसमें सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, चाहे वो किसी की इमेज हो या फिर ना हो। ठीक है, बट यहाँ पे सबकी है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 9 एंड 2। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज क्या होती है, जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो रहे हैं। ठीक है, इनमें वो नहीं लिखने जो एसोसिएटेड नहीं होंगे, सिर्फ जो इमेज है 1, 9 एंड 2। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट होता 3, ठीक है, जो एसोसिएटेड नहीं हो रहा तो कोडोमेन में वो आता बट रेंज में वो एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन था। तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन को क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से हम। होपफुली इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। यहाँ पे A एक सेट दिया हुआ है -2, -1, 0, 1 एंड 2। सिमिलरली B एक सेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फंक्शन f डिफाइन किया है इस सेट से इस वाले सेट पे सच दैट कि फंक्शन जो है fx जो होगा हमारा वो x स्क्वायर के इक्वल होगा। हमें ये बताना है कि क्या ये फंक्शन होगा, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसमें हम सारी वैल्यूज डालते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, ये सारे पहले सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले f ऑफ -2, फिर हम निकालेंगे f ऑफ -1, देन f ऑफ 0, देन f ऑफ 1 एंड देन f ऑफ 2। f ऑफ -2 निकालते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें ध्यान से वैल्यूज डालना, कई बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। f ऑफ -2 है तो -x की जगह पे -2 डालना है और उसका स्क्वायर करना है। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू 4। Next is f of -1 means -1 raised to the power 2 and that is equal to 1. f of 0 तो 0 का आप कुछ भी करो 0 ही आएगा। f of 1 means 1 का square and that will be equal to 1. Next is f of 2. f of 2 क्या आएगा, 2 का square that will be 4. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे डाली हैं, ठीक है, ये क्या हो गई इसकी प्री इमेज। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे पास क्या है, इन प्री इमेजेस की इमेज। ठीक है, या फिर आप एलिमेंट्स की इमेज आप इनको बोल सकते हो। तो जो हमारा फंक्शन है ना वो कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -1, 0 है, 1 है और 2 है, और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो आया है 4 आया है, 1 आया है, 0, 1 एंड 4। -2 इससे है, -1 इससे है, 0, 0, 1, 1 एंड 2, 4। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन बना है। अब इस फंक्शन में मेरे को निकालनी है इस फंक्शन की डोमेन, रेंज
और कोडोमेन। उससे भी पहले हम ये चेक कर लेते कि क्या ये फंक्शन है। देखो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन तो है। और अब निकालते हैं इसकी डोमेन। डोमेन क्या होती थी, ये सारी प्री इमेज है और ये क्या है इनकी इमेज, तो सेट ऑफ प्री इमेज दैट इज नोन एज डोमेन। और ये आ जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, ठीक है, ये तो हो गई डोमेन। अब आते हैं इसके कोडोमेन पे। कोडोमेन क्या होता था, सेट बी, ये पूरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हो। अब आते हैं इसकी रेंज पे। रेंज कोडोमेन नहीं होता, रेंज में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सिर्फ लिंक्ड हो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे जो लिंक ना हो, अब जैसे यहाँ पे है 4, 1 एंड 0, ये रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको लिखने में रिपीट नहीं करोगे, आप इनको एक ही बार लिखोगे। रेंज हो जाएगी 0, 1 एंड 4। अब जैसे देखो यहाँ पे 0, 1 और 4, 2, 3, 5, 6 किसी की भी इमेज नहीं दे तो हम इनको रेंज में नहीं लिखेंगे, ठीक है। रेंज वही होता है जो एलिमेंट्स लिंक्ड हो, ठीक है, जो अनलिंक्ड है उनको हम नहीं लिखेंगे। तो ये आ गई इसकी डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इस तरीके से हम फंक्शन की कोडोमेन, रेंज को निकाल सकते हैं। अब फंक्शंस को समझ लिया, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। फंक्शन की भी टाइप्स हैं, जैसे रिलेशन की टाइप थी, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सबसे पहले हम लेते हैं इक्वल फंक्शंस। क्या होते हैं इक्वल का मतलब, क्या होता है सेम, इक्वल। लेट f एंड g बी द टू फंक्शंस। मैंने यहाँ पे f और g को दो फंक्शन माना है। अब f एंड g विल बी इक्वल। एफ जी इक्वल कब होंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इफ एंड ओनली इफ। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट फंक्शन की डोमेन इसकी डोमेन के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स द डोमेन ऑफ f it should be equal to the domain of g, ठीक है। दो फंक्शंस की अगर डोमेन इक्वल है तो वो पहली कंडीशन है जो सेटिस्फाई करती है कि फंक्शंस इक्वल होंगे, डोमेन इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर कोडोमेन शुड आल्सो बी इक्वल। मीन्स कोडोमेन ऑफ f it should be equal to the कोडोमेन ऑफ g। उनकी डोमेन भी इक्वल होनी चाहिए और उनकी कोडोमेन भी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद है थर्ड कंडीशन, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। fx जो है वो gx के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे ये x क्या है, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू दिस डोमेन। डोमेन इक्वल होगी, ठीक है, तो वो कॉमन डोमेन बन जाएगी और जो भी एलिमेंट इस डोमेन में बिलोंग करेगा उसके लिए fx और gx की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये थी हमारे पास इक्वल फंक्शंस की तीन कंडीशंस। अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो फंक्शंस इक्वल फंक्शंस होंगे। उनकी डोमेन इक्वल, उनकी कोडोमेन इक्वल एंड fx शुड बी इक्वल टू gx फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन। अब करते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल। हमें ये बताना है कि क्या ये दो फंक्शंस इक्वल हैं या फिर नहीं है। पहला फंक्शन हमें दिया हुआ है r-2 to r एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ठीक है। अब यहाँ पे f एक फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है इसकी डोमेन और ये क्या है इसकी कोडोमेन। सिमिलरली इस पे ये इसकी डोमेन और ये हो जाएगी इसकी कोडोमेन। कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों की डोमेन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन, इसकी डोमेन है r-2, इसकी डोमेन है r, तो फर्स्ट कंडीशन इज अनसेटिस्फाइड डोमेन ऑफ f दैट इज नॉट इक्वल टू द डोमेन ऑफ g, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। उसके बाद आती है सेकंड कंडीशन पे, देयर कोडोमेन शुड आल्सो बी इक्वल। इसकी कोडोमेन है r और इसकी भी कोडोमेन है r। सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, कोडोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि इनकी जो डोमेन है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे एंड देयरफॉर f दैट इज नॉट इक्वल टू g। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज वन फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस में तो ये प्रूव करना है ही हमें, ठीक है। तो वन फंक्शन कौन सा होता है, अगर f कोई भी एक फंक्शन लिए जो a2
बी तक, तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन कब होगा, जब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होंगी, ठीक है। इफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस देन द फंक्शन इज सेड टू बी अ 1-1 फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कैपिटल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट कैपिटल्स एंड सिमिलरली डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, तो वो फंक्शन होता है 1-1। अब 1-1 फंक्शन में आपको दो बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, इफ f इज अ 1-1 फंक्शन, ठीक है, देन अगर x और y इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर x और y इसके कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो जो उनकी इमेज होगी, x की होगी fx होगी, ठीक है, और y की होगी fy, वो भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा टू, अगर x नॉट इक्वल टू y है तो fx भी fy के इक्वल नहीं होगा, और अगर fx fy के इक्वल नहीं है तो x और y भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन पे, इफ f इज अ 1-1 फंक्शन देन if x is equal to y, अगर x और y इक्वल है तो fx और fy भी इक्वल होंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर x इक्वल टू y है तो fx fy के इक्वल भी होगा, और अगर fx fy के इक्वल है तो x इज इक्वल टू y भी होगा, ठीक है। तो ये थी इसकी दो कंडीशंस। अब 1-1 फंक्शन जो भी होता है उसमें हमने दो सेट लिए यहाँ पे a एंड b, फंक्शन इज फ्रॉम a टू b, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में जितने होंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b होंगे, अगर हमारे पास फंक्शन 1-1 फंक्शन है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। अब इसको आप मेमोराइज कैसे करोगे, इसको लर्न कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन 1-1 फंक्शन क्या होता है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आपसे रिलेटेड ही लूँगी, आपकी क्लास से रिलेटेड। यहाँ पे एक सेट लिया है A, यहाँ पे एक सेट हम ले रहे हैं B, ठीक है। यहाँ पे x1, x2, x3, x4 एंड x5, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7 भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सेट है जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है। ये मैंने लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सेट, और जो यहाँ पे नेक्स्ट सेट मैंने लिया है ये मैंने लिया है नंबर ऑफ बेंचेस का, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड दिस इज द नंबर ऑफ बेंचेस। अब 1-1 फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगी कि हर एक बच्चे को बेंच मिलना चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको बेंच ना मिले। फॉर एग्जाम्पल x1 को मैंने y1 दे दिया, इसको मैंने y5 दे दिया, यहाँ पे ये y3 हो गया, ये y7 हो गया और ये हो गया y6। मीन्स 1-1 फंक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको बेंच ना मिले। बेंचेस भले ही खाली रह सकते हैं, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको कोई बेंच ना मिले, मतलब एक बेंच पे दो बच्चे नहीं होने चाहिए, एक बेंच पे एक ही बच्चा होना चाहिए, चाहे बेंचेस खाली पड़े रहे, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। उसके बाद आते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ स्टेप्स बता दूं कि अगर आपको चेक करना कि फंक्शन 1-1 है तो आप कैसे चेक करोगे, उसके लिए स्टेप्स क्या हैं। और 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, या तो इंजेक्टिव बोल सकते हो या फिर इसको 1-1 बोल सकते हो, ठीक है। तो आते हैं इसके स्टेप्स पे। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, उसकी डोमेन में से आप कोई भी दो एलिमेंट्स को चूज़ किया, सपोज x एंड y है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है कंसिडर देयर इमेजेस एज सेम। जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं उनकी इमेजेस को सेम हम सपोज करके चलते हैं, ठीक है। तो x लिया है तो x की इमेज क्या हो जाएगी fx, और y लिया है तो y की इमेज क्या हो जाएगी f ऑफ y। उनकी इमेजेस को हमने सेम मान लिया, मतलब fx इज इक्वल टू fy। फिर हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करने के बाद इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो x इज इक्वल टू y आ जाए तो फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। एलिमेंट्स लो, उनकी इमेजेस को सेम कंसिडर करो, इसको सॉल्व करो। अगर x और y की वैल्यू इक्वल आ जाए, x इज इक्वल टू y आ जाए तो फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा। तो क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, fx is given by x cube plus 2 for all x that belongs to r, ठीक है। ये चेक करना क्या ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है। सबसे पहले स्टेप क्या करना है हमें, टेक 2 एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन लेट x एंड y। तो यहाँ पे मैंने x लिया है, एक y भी ले लेते हैं, लेट x एंड y belongs to r।
तो एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल रखना है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ से हम एफ वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स की जगह पे वाई डाल दो, दैट इज वाई क्यूब प्लस 2। ठीक है, एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया। द नेक्स्ट स्टेप इज एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल रखना है। पुट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, देन एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 2। ठीक है, इक्वल रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। जब हम इसको इसे कंपेयर करेंगे तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि अगर पावर सेम है तो हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो इसको कंपेयर किया है, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, एंड देयरफॉर द फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर। अब हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन एक 1-1 फंक्शन होगा। सेम स्टेप्स लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिखना होता है। ठीक है, एफ वाई आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को इक्वल रखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और हमें पता है कि जब स्क्वायर को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आई है प्लस माइनस ऑफ y। अब क्या ये फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा, हमें चाहिए था x इक्वल टू वाई। इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू नहीं आई है, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है, इसीलिए ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही थी, प्लस की भी और माइनस की भी। अगर एक वैल्यू आती तो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन होता। उसके बाद आते हैं मैनी वन, या फिर आप इसको नॉट 1-1 फंक्शन भी बोल सकते हो। अब इस फंक्शन में क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव द सेम इमेज। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज दूसरे सेट में सेम है तो उस फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। अगर यहाँ पे ये एक सेट है A, दिस इज B, here we have x1, x2, x3 and x4 and x5। यहाँ पे है y1, y2, y3, y4, y5 and y6। ठीक है, x1 की इमेज है y1, x2 की है y2, x3 की भी y2 है, x4 की ये है और x5 की ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x2 की इमेज क्या है y2, x3 की भी इमेज y2 है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो उस फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन, या फिर आप इसको नॉट 1-1 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड टाइप। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज ऑन टू फंक्शन, या फिर आप इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हो, सर्जेक्टिविटी। अब इस फंक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास ये फंक्शन है फ्रॉम x टू y, इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव सम प्री इमेज इन x। ठीक है, y का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए x में। ठीक है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हो जब इस फंक्शन की रेंज और इस फंक्शन की कोडोमेन जो है वो इक्वल हो जाए। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, और इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y have some pre-image, pre-image in x, then the function is said to be onto function। उसके बाद लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देखो A एक सेट है, B एक सेट है, ये हमने इससे एक फंक्शन लिया है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव सम प्री इमेज इन x। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, x1 को मैंने y1 से कर दिया, x2 इज रिलेटेड टू y, यहाँ पे ये हो गया y, ये ले लिया मैंने y3 और ये ले लिया मैंने y4। अब जैसे देखो इसमें x2 और x3 की जो इमेज है वो सेम है। ठीक है, तो इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन बेसिक जो आप प्रूव करोगे वो है, इफ f इज ऑन टू देन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट अ y that belongs to capital Y such that कि fx जो होगा वो y के इक्वल होगा।
ठीक है, इसकी जो इमेज होगी वो इसके इक्वल होगी। तो ये था हमारा ऑन टू का कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसका एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें ये चेक करेंगे कि क्या एफ ऑफ ए बी के इक्वल है, क्या ए की इमेज बी के इक्वल आएगी या फिर नहीं आएगी। तो हम निकालते हैं पहले एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें सारी ही वैल्यूज़ ये डालेंगे हम यहाँ पे। एफ ऑफ -1 निकालते हैं पहले। एफ ऑफ -1 का मतलब क्या है, यहाँ पे x की जगह पे -1 डालना है, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ ऑफ 1 दैट इज 1 स्क्वायर दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज एफ ऑफ 2 दैट विल बी 2 स्क्वायर दैट विल बी 4। एफ ऑफ -2 दैट इज -2 स्क्वायर और ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमने इनकी इमेज निकाल ली। अब ये चेक करना है कि क्या एफ ऑफ ए इसके इक्वल है। ठीक है, अब देखो बी सेट जो था वो क्या था, 1 और 4, और हमारे पास जो एफ ऑफ ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 4 आ रहा है, और यही सेट क्या है, हमारा बी सेट है। ठीक है, ये रहा बी सेट है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड देयरफॉर द फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। उसके बाद आते हैं इनटू फंक्शन पे। इनटू फंक्शन कह लो या फिर आप इसको नॉट ऑन टू कह लो। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो इनटू फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन में क्या होता है, a function is said to be into function if there exists an element in B having no pre-image in A। अगर नेक्स्ट B सेट पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। ठीक है, जैसे ये इसमें है, यहाँ पे B2 है, B2 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, B5 है, B5 की भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन या फिर नॉट ऑन टू फंक्शन। उसके बाद आता है लास्ट दैट इज बाइजेक्टिव या फिर 1-1 ऑन टू फंक्शन। अब बाइजेक्टिव और 1-1 ऑन टू फंक्शन से हमारा मतलब क्या है, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, बाय जहाँ पे भी आ जाता है इट मीन्स इट इज़ 2, या फिर आप इसको 1-1 ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हो। तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब पढ़ेंगे इस फंक्शन को। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव से हमारा मतलब हो गया सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव भी हो प्लस सर्जेक्टिव। हमारा जो फंक्शन होना चाहिए, अगर वो फंक्शन 1-1 भी है और वो फंक्शन ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी कंडीशन क्या है, दैट f शुड बी 1-1 फंक्शन। ठीक है, और 1-1 फंक्शन में क्या होता है, दैट if x is equal to y then this implies that fx should also be equal to fy for all x and y that belongs to R। ठीक है, ये थी इसकी पहली कंडीशन। उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, f should be on to। on to फंक्शन में अभी हमने क्या पढ़ा, दैट for all y that belongs to B there exists an x such that कि fx जो है वो y के इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 और ऑन टू दोनों फंक्शंस को कंबाइन कर दो तो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। जब भी हम इसको प्रूव करेंगे तो क्वेश्चन में हम यही प्रूव करेंगे कि फंक्शन को पहले 1-1 प्रूव करेंगे कि वो 1-1 भी है और वो ऑन टू भी है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि या तो 1-1 ना हो या फिर ऑन टू ना हो, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो ये थे रिलेशंस इन फंक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।